हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश वंस अगेन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स। देयर वेर 14 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोनाउन ऑल टुगेदर, और वो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ मैंने प्रॉमिस भी किया था कि अब इस पर बेस्ड एरर्स करेंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक से क्लियर हैं तो एरर्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक करके क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, नंबर 1। साथ ही साथ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जितनी भी वेराइटीज़ हो सकती है, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल दोज वेराइटीज़ इन दीज क्वेश्चंस। तो देखते हैं, बोर्ड पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार ठीक से इसको पढ़ो और प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स को स्पॉट करने की कोशिश करो। द सेंटेंस इज गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज। यहाँ पे एक प्रोनाउन क्या देखने को मिला? इट्स क्या है? इट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तब फिर देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट्स है और दूसरा बिजनेसेस है। ये दोनों आपस में प्लूरल हैं, साथ ही साथ ये प्लस एंड से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दोनों प्लस हो गए हैं। मीनिंग देयर बाय कि ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में प्लूरल है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद आने वाले वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इट्स नहीं होगा, इट्स की जगह पे होगा दियर। प्रोनाउंस पर बेस्ड यही एरर था इस सेंटेंस में। ठीक है, एनी डाउट? Then we come to question number 2. क्वेश्चन 2 को एक बार ठीक से देखो। This is question number 2. It was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies. यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन है, एक तो प्रोनाउन यहाँ पे है मी। एक मिनट, एक प्रोनाउन यहाँ पे है मी। जस्ट यहाँ पे एक पहला प्रोनाउन देखने को मिला, हाँ, यहाँ पे पहला प्रोनाउन देखने को मिला मी। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन है हिज। ये बल्कि स्टडीज़ के पहले है, तो इसको हम लोग पर्सनल एडजेक्टिव मानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो मी का यूज़ किया गया है वो सही है या नहीं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जबकि सही कौन सा होगा? यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए। क्यों ऐसा होगा? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जब भी सेंटेंस इट वॉज से शुरू होगा और उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि हमेशा हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इट वॉज आई, इट वॉज ही, इट वॉज शी, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मी गलत यूज़ किया गया है। इन प्लेस ऑफ मी यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना हमेशा कि वेन एवर ए सेंटेंस बिगिंस विथ इट, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन उसके बाद आता है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। एरर में दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव केस का। देन क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द प्यून, the teacher instructed the peon to let the student and I go into the office of principal. यहाँ पे गौर करो, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कल ही के वीडियो में, कल के लेक्चर में, जहाँ पे लेट, बिटवीन और एक्सेप्ट की बात की गई थी। यहाँ पे लेट है, इसका मतलब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। लेट हिम गो, लेट मी कम, तो यहाँ पे आई जो यूज किया गया है, दिस इज रॉन्ग, इन प्लेस ऑफ आई इट शुड बी मी। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हु बहु क्वेश्चन था। यहाँ पे लेट के साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में Ashok is among the few people in the world which did not blindly follow। ये रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड एरर है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज किया गया है, किसके लिए? पीपल के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन विच किसके लिए? इसका एंटीसीडेंट क्या है? पीपल इन द वर्ल्ड, मीन्स पीपल के लिए यूज किया गया है, जो कि विच गलत है। यहाँ पे विच की जगह पे होगा हु। पीपल के साथ हम लोग हु यूज करते हैं, तो यहाँ पे विच की जगह पे हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे ध्यान किस चीज पे देना होगा कि एंटीसीडेंट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, और एंटीसीडेंट के हिसाब से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को डिसाइड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल, the prize was given to the girl whom they said stood fast। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whom है, ठीक है। ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नंबर ऑफ वर्ब्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट था। इसके लिए तुम मेरे लेक्चर को देखना, लास्ट लेक्चर जो है उसमें इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि whom होना चाहिए या who होना चाहिए। अब who के बाद अगर हम देखते हैं तो जो वर्ब आता है वो क्या है? who stood fast, जो फर्स्ट आई। तो यहाँ पे हम लोग whom और who में अगर सेलेक्ट करने की बात होगी तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन who यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे whom गलत है। इन प्लेस ऑफ whom वी शुड यूज who। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें whom और who के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, दिस यू मस्ट नो। देन क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। तुम किस जिले से आए हो? तो व्हाट का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो किस के लिए, किस जिले से हो, तो किस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विच। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया व्हाट, ये गलत है। इन प्लेस ऑफ व्हाट इट शुड बी विच। विच डिस्ट्रिक्ट यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला कल के वीडियो में लास्ट में एग्जाम्पल में भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन रांची। यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ पे पटना के रोड्स की तुलना की जा रही है रोड्स ऑफ रांची से, ठीक है। तो रोड्स ऑफ तो लिखना गलत होगा, नाउन को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो इन प्लेस ऑफ रोड्स क्या लिखेंगे? दोज ऑफ। ऑफ ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोज ऑफ अगर रहेगा तो ये सही होगा। तो रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन दोज ऑफ रांची। अगर यहाँ पे दैट ऑफ लिख के इस सेंटेंस को करेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोड से यहाँ पे प्लूरल है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट के रूप में, तब वहाँ पे हम लोग दोज यूज करते हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, बहुत जल्दी जल्दी भी किए, लेकिन इतनी तेजी क्यों रही? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं और जो एरर्स पूछे गए हैं वो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं जो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, one must not boast of his own success before anyone. This is a good question that needs elaboration. इसको elaborate करने की ज़रूरत है। देखो, जब भी हम लोग ही सब्जेक्ट में अगर ही रखते हैं तो उसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है his। सब्जेक्ट में अगर, इसको ठीक से समझना, सब्जेक्ट में अगर आई रखते हैं तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव अगर चाहें, जैसे ही के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हिज बैग। माई के लिए क्या लिख सकते हैं? माई बुक। तो ऐसा चलता है, ही का हिज, आई का माई, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट है वन। वन हम लोग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वन के लिए हिज या हर यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा। अगर वन सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव अगर यूज़ करना होगा तो वंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। वन शुड नॉट कर्स वंस ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो वन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस यूज़ होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे देखते हैं तो हिज गलत है। इन प्लेस ऑफ हिज इट शुड बी वंस। इस चीज़ पे ध्यान देना कि वन क्या है, वन पर एपोस्ट्रोफे एस लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अदरवाइज वन का प्लूरल हो जाएगा वंस। तो दिस इज द डिफरेंस। वंस एक अलग वर्ड है और वन पर एपोस्ट्रोफे एस एक अलग मीनिंग देता है। तो जब भी वन सब्जेक्ट में रहेगा तो उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग वंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि इसके पहले डिस्कस किया गया था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 पहले डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस है। तो वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज। देखो यहाँ पर उसी वन के हिसाब से वन यहाँ पे सही यूज किया गया है, इफ वन विशेज टू सक्सीड। सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसमें तीनों जो यूज़ किए गए वन, वंस और वन, ये बिल्कुल सही है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The teacher said to the boys that one ought to work hard to earn one living। ये वाला भी उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे वन सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए वंस। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बिल्कुल समझ गए होगे क्योंकि एक ही तरह का ये क्वेश्चन था। तो वन गलत है यहाँ पे वन की जगह पे होगा वंस लिविंग। सो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सम ऑफ माइन फ्रेंड्स हैव डन देयर वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है
उसके पहले माइन लगाना गलत है, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव। ये वाला भी डिफरेंस बताया था मैंने, माई और माइन में क्या डिफरेंस है। माइन हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव और माइन यूज़ होता है प्रोनाउन के रूप में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स नाउन के रूप में है, तो इसीलिए इसके पहले एडजेक्टिव लगाना सही होगा, ना कि प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन की जगह पे होगा माई। माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे माई लगता है, माइन बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर दियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट पे गौर करेंगे तो कॉलेज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? एक कॉलेज की बात की जा रही है और प्रोनाउन जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव जो यूज़ किया गया है ये प्लूरल है, तो कॉलेज के हिसाब से दियर लगाना गलत होगा। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर दियर जो था इसका सिंगुलर तो होता है, हिज हो सकता है या हर हो सकता है, तो आपने इट्स क्यों यूज़ किया? इसके पीछे लॉजिक ये है कि कॉलेज जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इट्स यूज़ किया। ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 14, he is a university professor, but of his 3 sons neither has any merit। ये वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ईदर, नीदर, नन और एनी, इस पर डिस्कशन हुआ था। उसी के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि नीदर हम लोग यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस में फॉर 2, 2 के लिए, और नन यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, फॉर मोर देन 2। अब यहाँ पे साफ साफ जब लिखा हुआ है 3 सन्स, तो 3 के हिसाब से नीदर को यूज़ करना गलत है। इन प्लेस ऑफ नीदर इट शुड बी नन। नन होगा यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 स्टूडेंट्स, और ये रूल हमको पता है कि 2 के लिए नीदर और नन के लिए 2 से ज़्यादा के लिए नन यूज़ करते हैं, तो नन यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो इसीलिए नीदर नहीं होगा, आंसर हमारा होगा 3। इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस देयर इज एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज, फिर देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज 2 बुक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पे लिखा 2 के लिए क्या यूज़ होना चाहिए? नीदर। इसके पहले लिखा गया है वहाँ पे फॉर 2 वी यूज़ नीदर, तो नन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन प्लेस ऑफ नन इट शुड बी नीदर। सो द आंसर इज 1। कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, whomever does not come in time। यहाँ पे पूरे सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हु क्या होता है? हु नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव मीनिंग देयर बाय ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, वेयर एज हुम क्या होता है? हुम इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जिसको कि हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में हुम एवर लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट है, इसको नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो इन प्लेस ऑफ हुम एवर इट शुड बी हु एवर। यहाँ पे हुम एवर की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे हु एवर। तो एरर कहाँ था? एरर है पार्ट 1 में। ठीक है? सेंटेंस के शुरू में हुम एवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु एवर डज नॉट कम इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई। यहाँ पे देखो
फिर उस कॉन्सेप्ट को याद करो जहाँ पे मैंने बताया था कि लेट, बिटवीन और एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। ही क्या है, ही नॉमिनेटिव केस का है, गलत है। यहाँ पे ही की जगह पे हिम और आई की जगह पे क्या होगा, मी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो इस बिटवीन की वजह से। तो एरर कहाँ था, एरर पार्ट 4 में था। सो द आंसर इज 4। एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट होगा तो आई ऑलवेज एडवाइज यू टू कम टू द कमेंट बॉक्स और वहाँ पे अपने कमेंट को लिखना कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, काइंडली एक्सप्लेन इट। जरूर उस कमेंट का तुमको जवाब मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एलेबरेट करके मैं बताऊंगा भी। देखो यहाँ पर माई सेल्फ एंड राजकुमार, इस पे ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं होता। ज़्यादातर हम लोग गलती करते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है, आउट ऑफ 10 बच्चों में से 8 से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम लोग कैसे शुरू करते हैं, माई सेल्फ इज BK सिन्हा। एकदम समझ जाओ कि इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन का जो आंसर तुमने दिया उसका पहला ही वर्ड गलत बोल दिया। माई सेल्फ इज BK सिन्हा इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, एज नो सेंटेंस बिगिंस विद अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम लोग सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये तो पक्का हो गया कि माई सेल्फ नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन होगा तब कैसे, क्या बोलना चाहिए सर, तो बोलना चाहिए आई एम BK सिन्हा और माई नेम इज BK सिन्हा। इसको ध्यान में रखना हमेशा। जब भी इंटरव्यू फेस करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो माई सेल्फ की जगह पे यहाँ पे या यूज करना पड़ेगा आई। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि राजकुमार क्या है, राजकुमार थर्ड पर्सन है, ये नाम है, थर्ड पर्सन है, तो इसको पहले आना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या होगा, सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, राजकुमार एंड आई। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये चेंज आपने क्यों किया, तो याद दिला दो प्रोनाउन का ये वाला रूल जिसमें सीक्वेंस होता है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो पहले पार्ट को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, राजकुमार एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। होप यू मस्ट have understood this clearly. So the answer is 1. Next, question number 19. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता होगा अक्सर। मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छे टीचर होने के नाते मिसेस प्रताप को नेशनल अवार्ड के लिए चुना जाता है या चुना गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, तो क्या होगा यहाँ पे, मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड। ये बीच में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि मिसेस प्रताप कौन है, तो वो एक अच्छी टीचर है, बीइंग ए गुड टीचर, इसको ब्रैकेट में कर दिया। और मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, यहाँ पे द 2 बार टाइप हो गया, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसेस प्रताप को डिस्क्राइब कर रहा है विच इज़ विद इन ब्रैकेट, यहाँ पे शी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा होगा मिसेस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर इज सेलेक्टेड। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे शी जो प्रोनाउन है वो रिडंडेंट है, फालतू है, उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 20. ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। ये वाला हम लोग जानते हैं कि ईच अदर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बताया भी है तुम लोगों को, 2 लोगों के लिए। जैसे मैं अपने किसी एक स्टूडेंट से बात करूँ तो कह सकता हूँ कि वी नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। और पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप में अगर बात की जाती है तो क्या कहेंगे, वी नो वन अनदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर
चूंकि काउंसिल मेंबर्स की बात की जा रही है तो काउंसिल में 2 से ज़्यादा ही मेंबर होते हैं, दिस वी कैन एज्यूम, और इसीलिए ईच अदर की जगह पे क्या लिखेंगे, वन अनदर। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर फॉर मोर देन 2। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा 3। पार्ट 3 में एरर था, सो द आंसर इज 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शी टोल्ड यू एंड आई। यहाँ पर देखते हैं, इसको भी ठीक से समझना। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है प्लस टोल्ड यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो प्रोनाउंस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होने चाहिए। तो यहाँ पे यू तो सही यूज़ किया गया है, क्यों? क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। बट आई का नॉमिनेटिव केस आई है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो यहाँ पे यू तो सही यूज़ किया गया, हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस का यू है, लेकिन आई को चेंज करके मी में लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, तो होगा शी टोल्ड यू एंड मी। सो द एरर इज इन पार्ट 2, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 22, इट बीइंग ए पुअर मैन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना। ये सेंटेंस इट से शुरू हुआ है, ये सेंटेंस इट से शुरू हुआ है और उसके बाद यहाँ पर पुअर मैन है। मैन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैन के हिसाब से इट का यूज़ करना गलत है, in place of it, it should be he. He being a poor man, Raju cannot buy a car. Man की वजह से it गलत है, वहाँ पे he यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है it being a Sunday, it being a Sunday, उसके बाद कुछ भी सेंटेंस लिखा हुआ है it being a Sunday, I have planned to go there, ऐसा लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि संडे क्या है, संडे इज नॉन लिविंग और इसीलिए इसके साथ इट का यूज़ सही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैन था तो मैन के साथ जो इट यूज़ किया गया था वो गलत था, इन प्लेस ऑफ इट इट शुड बी ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। देन वी कम टू क्वेश्चन 23। The 6 partners are at daggers drawn, so they do not talk to each other. यहाँ पे मार्क करने वाली बात है 6 और उसके बाद फिर each other, ठीक है। each other हम लोग कितने के लिए यूज़ करते हैं? for 2, जबकि 6 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? one another। 6 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? one अनदर, ठीक है। तो ईच अदर यहाँ पे गलत यूज किया गया है, इसके जगह पे होगा वन अनदर, आंसर इज 4। यहाँ पे एक फ्रेज भी यूज किया गया है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है छुरा। एक तो होता है चाकू जिससे हम लोग फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नाइफ। लेकिन उससे जो बड़ा होता है कृपान भी जिसको बोलते हैं, सरदार जी लोग यहाँ पे लगा कर चलते हैं, थोड़ा बड़े साइज का होता है, तो उसको कहा जाता है डैगर। डैगर का मतलब छुरा। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है अगर दो आदमियों के बीच में डैगर्स ड्रॉन है, इसका मतलब कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, मिलने पर एक दूसरे का खून कर सकते हैं। तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, एट डैगर्स ड्रॉन। तो यहाँ पे आंसर होगा 4, ईच अदर की जगह पे होगा वन अनदर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखते हैं, शी लेंट मी सम मनी विद द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन ए मंथ। यहाँ पर देखते हैं कि द सेम को हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए कि देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये शर्ट बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने उस स्टोर में देखा था, तो दिस इज द सेम शर्ट दैट आई सॉ देयर, इस शर्ट की तुलना उस स्टोर के शर्ट से की जा रही है। बट हियर द केस इज डिफरेंट, दिस इज अ वेरी फाइन क्वेश्चन और इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए इस शर्त के साथ कि मैं उस पैसे को 1 महीने के अंदर लौटा दूं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन एज सच, बट कहा जा रहा है कि जो मनी दिया गया उस मनी को आप वापस कर दीजिए। तो द सेम यहाँ पे गलत यूज किया गया है, इन प्लेस ऑफ द सेम इट शुड बी इट। क्यों? क्योंकि मनी को हम लोग इट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई शुड से, and the concept is very fine. I tried my best to explain it in a good way और उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। So the answer to this question is 2. Question number 24. Then next, question number 25. ये वाला उसी तरह का है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, मिसेस प्रताप वाला। The candidate being a commerce graduate, she is, यहाँ पर भी she redundant है, she को ड्रॉप कर देना चाहिए। कैसे लिखेंगे? द कैंडिडेट बीइंग ए कॉमर्स ग्रेजुएट, कैंडिडेट का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट है और कैंडिडेट के हिसाब से सीधा हम लोग यहाँ पे आएंगे, द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। सो द आंसर इज 3। गलती कहाँ पे है? she नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन। ये वाला भी डिस्कशन पहले हो चुका है। सेंटेंस के शुरू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी देयर। तो यहाँ पे माई सेल्फ गलत यूज़ किया गया है, इन प्लेस ऑफ माई इट शुड बी आई। यू एंड आई विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। सो द आंसर इज 1। Next, question number 27. He asked for permission to go, ये भी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। He asked for permission to go to the cinema, यहाँ पे 2 is missing but that is not considered as error। ये मान लो टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, एरर थोड़ा दूसरे जगह पे है। He asked for permission to go to, sorry, टू गो टू द सिनेमा, यहाँ पे होना चाहिए 2। He asked for permission to go to the cinema but his mother did not give। एक बार में अगर कोई भी सेंटेंस को पढ़ेगा तो उसको कोई एरर इसमें नहीं दिखेगा। He will observe no error prima facie, एक बार में बिल्कुल कोई एरर नहीं दिखेगा कि उसने अपनी माँ से सिनेमा जाने की आज्ञा मांगी लेकिन उसकी माँ ने नहीं दिया। फिर हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे गिव जो यूज़ किया गया है, गिव यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे उसने मुझे दिया, क्वेश्चन होगा कि क्या दिया, लड्डू दिया कि पेड़ा दिया, तो बताना पड़ेगा कि उसने मुझे लड्डू दिया। उसी तरह से यहाँ पर लेकिन उसकी माँ ने नहीं दिया, तो क्या नहीं दिया, बट हिज मदर डिड नॉट गिव द परमिशन। क्या चीज़ मांगी गई थी? परमिशन मांगी गई थी जिसको उसकी माँ ने नहीं दिया। अगर इतना लिखा रहता तब ये सेंटेंस मीनिंगफुल होता और कंप्लीट होता। बट यहाँ पे एक पंगा ये होगा कि जो परमिशन लिख दिया गया था
जो परमिशन गिव द परमिशन जो मैंने लिखा था उसमें क्या हुआ, परमिशन एक नाउन है और वो रिपीट हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी परमिशन लिखा हुआ है, फिर उसी परमिशन को मैंने दोबारा लिखा, विच इज़ नॉट परमिसिबल, एडमिसिबल इसको हम लोग नहीं मानते, और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक प्रोनाउन से, और परमिशन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, एट। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तब करेक्ट होगा जब गिव के बाद हम लोग लिखेंगे एट, लेकिन उसकी माँ ने इसे नहीं दिया। किसे नहीं दिया, तब फिर पता चलेगा कि परमिशन नहीं दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये एक पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें यही चीज़ छुपी हुई है कि गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इट के रूप में यहाँ पे लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। You should not talk to him like this. You should not talk to him like this as you are junior to him. ये वाला भी आज कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको, वहाँ पे मैंने यूज़ किया था कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वैसा कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस जिसमें दैन दिखाई पड़ता है उसमें हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद दैन नहीं होता। अगर जूनियर के बाद दैन लगा दोगे तो गलत होगा, जूनियर के बाद टू लगेगा। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया था, माई बॉस इज सुपीरियर टू मी, वहाँ पे सुपीरियर यूज़ किया था। यहाँ पे जूनियर है जिसके बाद टू सही लगाया गया है, और जब टू है तो टू के बाद यहाँ पे हिम होगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता जिसमें दैन होता तब वहाँ पे हम लोग ही यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि हिम सही यूज़ किया गया है इसीलिए दिस इज़ ए केस ऑफ नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। माई आंसर इज 5। यू शुड नॉट टॉक टू हिम लाइक दिस एज यू आर जूनियर टू हिम। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। Next, question number 29. This is the second last question of today's session. Kabir Babu is one of the most efficient leaders who have served our country. ठीक है, यहाँ पे relative pronoun है who, और ये तुम लोग पिछले वीडियो में देखना कॉन्सेप्ट नंबर 11 जहाँ पे डिस्कस किया गया है उस पर ध्यान देना। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे हु को सही यूज़ किया गया है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट 11 में हम लोग देखते हैं कि कुछ उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जैसे नन, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसके बाद जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो हु नहीं होता, हु की जगह पे क्या होता है, दैट होता है। क्लियर? तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि उस कॉन्सेप्ट को सर, कॉन्सेप्ट 11 को आपने इस सेंटेंस में कैसे अप्लाई किया। तो सेंटेंस को पढ़ के देखो यहाँ पर, तो दिखेगा तुमको मोस्ट एफिशिएंट। यहाँ पे मोस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं होकर दैट हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में था, एरर पार्ट 4 में था, इसीलिए मेरा आंसर होगा 4। ये कॉन्सेप्ट 11 पर बेस्ड है। इसके पहले वाले सेशन को तुमको देखना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा। उसमें कॉन्सेप्ट 11 में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, और हु बहू उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओनली यू एंड मी। यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है यू एंड मी। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। यू नॉमिनेटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, पहले बताया गया है, उस हिसाब से यू सही है। बट यहाँ पर मी नहीं होगा। मी के का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, मी का नॉमिनेटिव केस होगा आई। तब ये सेंटेंस कैसे सही बनेगा, ओनली यू एंड आई कैन बी एडमिटेड ऑन दिस टिकट। सो द आंसर इज 2।
तो ये थे आज के सेशन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किस पे बनाए गए थे, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे और उसको तुम्हारे लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है कि 1 to 30 तक के सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो सकता है रह गया हो अगर मन में, तो कमेंट बॉक्स में तुम इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हो अपने डाउट को उसमें लिख के। ठीक है, अगले सेशन में फिर हम लोग इससे थोड़े ऊपर लेवल के 30 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे और तब प्रोनाउन का हमारा जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट होगा। लेकिन उससे भी ऊपर के एरर्स और भी नए नए टाइप के जो एरर्स आते हैं उसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे। हो सकता है कि वो ऐप के थ्रू तुम्हारे सामने लाया जाए, बट उसका बेसिक यही होगा जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें प्रोनाउन के 30 और बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर of yourself and your family members. Okay, thank you.